नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात करते हैं। इस देश के कई ऐसे राजनेता हुए हैं जो पदयात्रा के सहारे, रथ यात्रा के सहारे जनता से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश किया। और अभी तक इस देश का जो इतिहास रहा है, जिस राजनेता ने इस पर अमल किया उसकी राजनीति में वापसी हुई है। जिस राजनेता ने जनता से सीधे संवाद को प्रमुखता दिया, उस राजनेता ने जो चाहा, जैसे भी चाहा, सत्ता के मजबूत पिलर को ध्वस्त ही नहीं किया, अपनी बात मनाने में भी कामयाब रहे। चाहे वो गांधी हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो अडवाणी हो, जो भी हो, जिस तरीके के राजनीति करने वाले जो लोग हैं। और आज की तारीख में अगर बात करें तो एक नया नाम जुड़ा है, वो राहुल है। और उस राहुल के पद यात्रा कार्यक्रम ने कांग्रेस को कितना मजबूती दिया कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस में तो बरगद है ना, एक से एक अजोधर सब कांग्रेस में है, जिसको सुधारना बहुत मुश्किल है। खा खा के जो मोटा गया है। लेकिन राहुल इस यात्रा से खुद को बहुत कुछ हासिल किया है। एक अपनी टीम उन्होंने कांग्रेस के पैरेलल तो बनाई ही बनाई है। उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा हुआ है। और उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि सवाल हिंदू मुसलमान का हो, सवाल सावरकर का हो, हमारी गठबंधन रहे या न रहे, मैं सत्ता में रहूं न रहूं, समझौता नहीं करूंगा। और उसी कड़ी में संजय राउत, उद्धव ठाकरे को निशाना पर आने के बावजूद भी कर्नाटक सरकार ने सावरकर और हेडगेवार को वहाँ के पाठ्य पुस्तकों से अलग कर दिया। अब उस पर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र में बदलाव कर्नाटक में हुआ, सियासत महाराष्ट्र में हो रहा है। ठीक विपक्षी एकता से पहले देवेंद्र फडणवीस हमला भी बोल रहे हैं कि बताएं उद्धव ठाकरे, सावरकर को हटा दिया गया कोर्स मटेरियल से, कांग्रेस ने हटा दिया। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर थोड़ी सी भी विचलित नहीं है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है कि मैंने निर्णय ले लिया तो ले लिया। गांधी के इशूज पर कोई समझौता नहीं। सावरकर अगर देशद्रोही है तो देशद्रोही है, उससे हमें नुकसान होगा तो होगा। लेकिन राहुल के इस स्टैंड का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है। 23 को बैठक और आज ममता कहती हैं कि सीपीएम के साथ अगर कांग्रेस रहेगी तब तो बहुत मुश्किल होगा। आप कह ही दिए कि भाई कांग्रेस गठबंधन करें तो हमें वो दिल्ली और पंजाब छोड़ दें, हम रास्ता लिख देंगे, बाकी जगहों पर हम मदद करेंगे। मतलब 23 तारीख के मीटिंग से पहले बिहार में भी जीतन राम मांझी निकल चुके हैं। नीतीश पर हमला भी हो रहा है कि भाई नीतीश बीजेपी से मिले हुए हैं। तो 23 से पहले इस देश की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो स्वाभाविक है, क्योंकि विपक्षी एकता की जो बात है, या विपक्षी एकता के जिस मुहिम को नीतीश आगे बढ़ा रहे हैं, वो उस मुहिम की सफलता इसी में है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी तमाम अंतर विरोध के बावजूद भी अगर एक साथ चले आते हैं तो फिर बीजेपी को पुराना जो रिकॉर्ड रहा है सबसे कम सीट जीतने का, हालांकि एक बार तो 2 रहा है, उसकी बात हम नहीं करते हैं, 84 की बातें छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे कम सीटों का जो उनका रिकॉर्ड रहा है, उस रिकॉर्ड को भी मेंटेन कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सब लोग कह रहे हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे अंतर विरोध के बावजूद भी लोग एक टेबल पर बैठने को तैयार हो गए। और 23 तारीख को सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर है, जिस खबर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं,
कि राहुल के मजबूती से खड़े होने की वजह से मायावती जैसे लीडर भी कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए राजी हो गई है और आने वाले समय में एक नई तरीके की राजनीति देश में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मायावती भले ही भ्रष्टाचार के मामले में घिरी हो, जिस वजह से वो खामोश है, जिस वजह से 2014 के बाद वो अपनी राजनीतिक हैसियत लगातार गिराती रही, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कभी मुखर नहीं रही। लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि अगर इसी तरीके की राजनीति करते हम रहे तो यूपी में जहां हम सरकार में थे आज हमारी एक विधायक है, और कल अगर इसी तरीके की राजनीति करते रहे तो लोकसभा में हमारे 10 सांसद हैं, वो 0 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये भय और राहुल की मजबूती मायावती को काफ़ी पसंद आया है। जानकार सोर्स ये कह रहे हैं कि इस विपक्षी एकता की बैठक का नतीजा जो भी हो, आने वाले समय में मायावती और कांग्रेस यूपी में एक अलग तरीके के गठबंधन को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है, और उस तैयारी में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां बीएसपी का एक अपना अलग तरह का वोट बैंक है, वो कांग्रेस के साथ पूरी तौर पर खड़ा रहे, इसकी बातचीत भी अब शुरू हो गई है। पहल मायावती की तरफ से ही हुई है, कांग्रेस ने भी इस पहल का स्वागत किया है, और जो खबर आ रही है कि तमाम उलझनों के बावजूद भी, तमाम तरह के विरोधाभास के बावजूद भी आने वाले 2-3 महीने के दौरान तमाम विपक्षी पार्टी मोदी के खिलाफ एक मंच पर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिसात कुछ इसी तरीके से बिछनी शुरू हो गई है। और खबर ये भी है कि 23 से पहले केजरीवाल की कहीं गिरफ्तारी न हो जाए, 23 से पहले ममता बनर्जी के भतीजे की गिरफ्तारी न हो जाए। तेजस्वी पर तो तलवार लटक ही रहा है। मतलब साफ है कि मोदी भ्रष्टाचार के मसले के सहारे तमाम विपक्षी पार्टियों को जेल के अंदर करना चाह रही है और कहे कि ये चोर और परिवारवाद के पोषक हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है, ये छवि हम बनाएं। देखिए इस छवि का कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस सब के इतर जो एक बात है जो दिल तक छूने वाली बात है, मोदी लाख कह दे, आज उन्होंने जो मन की बात के सहारे जिन संवाद को बढ़ाने की कोशिश की है, आपातकाल, और वो आपातकाल जिस आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी जानती आती है, आज भले ही उस आपातकाल के सहारे देश की जनता को इंदिरा गांधी की हिटलरशाही को याद दिला रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए कि आज देश उस अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ गया है जिसमें हर सिस्टम अपने आप को मजबूर समझ रहा है, या तो सिलेंडर बोल गया है या फिर लड़ाई से मैदान में हट गया है। स्थिति यही है। मीडिया रेंग रहा है, देख ही रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का हाल आप देख ही रहे हैं, स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। जुडिशियरी में नए चीफ जस्टिस आने के बाद भले ही बहुत कुछ बदलाव दिख रहा हो, लेकिन लोअर और हाई कोर्ट में अभी भी बहुत सारी चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन का हाल आप देख ही रहे हैं, ईडी का कहना क्या है, डायरेक्टर का 3 बार कह सकते हैं कि एक्सटेंशन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका क्या फैसला आया वो अभी तक सुरक्षित है। और झा जी अपना बने हुए हैं, मिश्रा जी, क्या दिक्कत है उनको, उनकी मर्जी चली आ रही है, क्योंकि आज की सरकार में ईडी सबसे बड़ा हथियार है, ईडी के सहारे ही सब कुछ हो रहा है। मतलब मोदी आज उस आपातकाल की याद दिला दिए जिन आपातकाल के सहारे आज लोग मोदी को घेर रहे हैं। ये अलग बात है कि मोदी आज का अंदाज कुछ अलग था, लेकिन इन सब के बीच जिन अंदाजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, 23 जून को जिस तरीके से बिहार में विपक्षी एकता को लेकर बैठक हो रही है और विपक्षी
पार्टियों के आपसी तालमेल में भले ही जितनी दूरी रही हो, जितनी कटुता रही हो, वोट समीकरण को लेकर जितने भी विवादें रहे हों, उन सब से के बावजूद भी हर किसी कोने से ये जरूर आ रहा है, चाहे वो आप हो, चाहे ममता हो, चाहे नीतीश हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, हर किसी के जुबान से ये जरूर बातें आ रही है कि देश का इंस्टीट्यूशन खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। 2024 में अगर मोदी आए तो इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा। रूस और चाइना की तरह मोदी मरणोपरांत तक इस देश के राष्ट्राध्यक्ष घोषित हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस स्तर पे बातचीत चल रही है विपक्षी नेताओं का बयान के सहारे। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में तमाम झंझावट के बावजूद भी, तमाम विरोधाभास के बावजूद भी, आपसी संघर्ष के बावजूद भी तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर दिखेंगी? बड़ा सवाल है।